हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है एस.टी. कॉलरिज एज ए क्रिटिक। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन मैंशन किए हुए हैं। एस.टी. कॉलरिज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी क्रिटिक। एस.टी. कॉलरिज जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट महान लिटरेरी क्रिटिक है। एंड हिज ग्रेटनेस, और उनकी जो ग्रेटनेस है, महानता है, हैज़ बिन ऑलमोस्ट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सली। और उनकी जो महानता है वो यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड है, यानी यूनिवर्सली पूरे विश्व स्तर पर उनकी महानता को मान्यता प्राप्त है, या अपनी महानता के लिए पूरे विश्व स्तर पर जाने जाते हैं। ही ऑक्यूपाइज यानी ग्रहण किए हुए हैं, ग्रहण करते हैं, विदाउट डॉप, बिना किसी संदेह के, बिना किसी शक के, द फर्स्ट प्लेस एमंग इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक्स। तो जितने भी लिटरेरी क्रिटिक्स हैं तो उनमें जो है एस.टी. कॉलरिज को पहला स्थान दिया गया है। सेंट्सब्यूरी जो है प्रेजेज हिम, उनकी तारीफ करते हैं, एलॉट बहुत ज़्यादा, एंड कंपेयर्ड हिम, और उनकी तुलना करते हैं विथ एरिस्टोटल एंड लॉन्गिनस। एरिस्टोटल और लॉन्गिनस के साथ किसकी तुलना करते हैं? एस.टी. कॉलरिज के साथ। एरिस्टोटल और लॉन्गिनस जो है ग्रीक के महान फिलोसफर और पोइट भी थे। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट राइटर के रूप में, फिलोसफर के रूप में जाने जाते हैं एरिस्टोटल और लॉन्गिनस। तो उन्हीं से कंपेयर करते हैं एस.टी. कॉलरिज को। कौन? सेंट्सब्यूरी। ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इम्प्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म। तो इम्प्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म के फादर के रूप में भी जाने जाते हैं एस.टी. कॉलरिज। ठीक है, इम्प्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म क्या होता है ना, जो कि पर्सनल व्यू पे, पर्सनल थॉट पे बेस्ड हो, तो वैसे क्रिटिसिज्म के फादर के रूप में भी जाने जाते हैं एस.टी. कॉलरिज। ही इंट्रोड्यूस फिलोसफी एंड साइकोलॉजी इनटू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साहित्यिक क्रिटिसिज्म में फिलोसफी और साइकोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस करवाएं, मतलब साइकोलॉजी और फिलोसफी को भी लाएं। कॉलरिज इज द फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक, कॉलरिज पहले इंग्लिश क्रिटिक है, टू बेस हिज लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑन फिलोसफिकल प्रिंसिपल, जिनका कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म बेस्ड होता था फिलोसफिकल प्रिंसिपल पे। ही वॉज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ अनदर रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ। तो वो एक दूसरे जो रोमांटिक पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, उनके काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे। टुगेदर दे को ऑथर लिरिकल बैलेट्स। दोनों मिलके, इट मीन्स विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज मिलके एक वर्क लिखे। कौन सा? लिरिकल बैलेट्स लिखे, जिसको कि 1798 में पब्लिश करवाया गया, और इसी टाइम से माना जाता है कि रोमांटिक पीरियड की शुरुआत हुई। ठीक है, तो दोनों मिलकर लिरिकल बैलेट्स पब्लिश किए, जो कि वन ऑफ द फेमस बुक भी है इंग्लिश लिटरेचर का। कॉलरिज कॉन्ट्रीब्यूटेड ओनली 4 पोएम टू दिस वर्क। इस वर्क में ना कॉलरिज सिर्फ 4 पोएम लिख रखे हैं। लिरिकल बैलेट्स में जितनी भी कविताएं हैं उसमें से कॉलरिज की सिर्फ 4 कविताएं हैं, मतलब सिर्फ 4 ही कविताएं कॉलरिज की है। और उसमें जो सबसे फेमस कविता है कॉलरिज की वो है द राइम ऑफ एनिशिएंट मारिनर, जिसपे कि हम ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। ही बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ ओल्डर रोमांटिक पोइट। वो ओल्डर रोमांटिक पोइट, या इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं पुराने रोमांटिक पोइट के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अगर हम लोग रोमांटिक पीरियड के पोइट की बात करें ना, तो रोमांटिक पीरियड वाला जो एज था ना, वो 2 ग्रुप में बटा हुआ था, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में को ही ओल्डर रोमांटिक पोइट बोलते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन आ जाते हैं? विलियम ब्लैक, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज आ जाते हैं। 3 पोइट आ जाते हैं फर्स्ट जनरेशन में। और सेकेंड जनरेशन जो आया रोमांटिक पीरियड का, तो उसमें आ जाते हैं जॉन किट्स, पी.बी. शैली और लॉर्ड बैरन। 2 जनरेशन में बांटा गया था रोमांटिक पीरियड को। अब आगे है कॉलरिज हिमसेल्फ इंटरव्यूड। कॉलरिज जो है ना, हिमसेल्फ यानी स्वयं कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, टू इस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग प्रिंसिपल मतलब नियम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, नियम बताना चाहते हैं, नियम की स्थापना करना चाहते हैं राइटिंग की। रेदर देन मतलब खुद का एक राइटिंग का एक नियम स्थापना करना चाहते हैं। रेदर देन टू फर्निश, ना कि ये कोशिश करते हैं क्या? फर्निश इट मीन्स हो जाता है प्रस्तुत करना। रूल्स हाउ टू पास जजमेंट ऑन व्हाट हैज बीन रिटन बाय अदर। ये अपना रूल लाना चाहते हैं राइटिंग का, ये दूसरे के जजमेंट पे, दूसरे के मतलब रूल्स पे, दूसरे जो ऑथर है उनके रिटन वर्क पे जजमेंट पास करने के बजाय ये अपना रूल लाने में विश्वास रखते हैं, अपने रूल टेब्लिश किए हुए हैं। अब आगे है कॉलरिज वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉट्स ऑफ जर्मन फिलोसफर। जर्मन फिलोसफर जो है उनके थॉट से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे कॉलरिज स्पेशली, और उसमें से मुख्यतः है इमैनुअल कांट और जोसेफ सेलिंग। तो ये दोनों जो है काफ़ी फेमस जर्मन फिलोसफर है। तो इनके विचारों से कॉलरिज काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। अब क्रिटिकल वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉलरिज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट क्रिटिक। तो कॉलरिज जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट क्रिटिक, इट मीन्स पोइट भी थे और क्रिटिक भी थे, दैट इंग्लैंड हैड्स एवर प्रोड्यूस। तो इंग्लैंड में जितने भी
पोएट हुए, जितने भी क्रिटिक हुए, तो उनमें से सबसे बेस्ट, तो इंग्लैंड के सबसे बेस्ट पोइट्स में, क्रिटिक्स में कौन आते हैं? कॉलरीज आते हैं। अब आगे, हिज फेम एज ए क्रिटिक, और उनकी जो प्रसिद्धि है एक क्रिटिक के रूप में, रेस्ट ऑन हिज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क, उनके दो मेन इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क पे डिपेंड करती है। एक तो है बायोग्राफिया लिटरेरिया और सेकेंड जो है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। तो ये दोनों काफी फेमस वर्क है एस.टी. कॉलरिज का, अगर क्रिटिकल वर्क की बात किया जाए तो। अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया इज ए क्रिटिकल ऑटोबायोग्राफी भी है, बायोग्राफिया लिटरेरिया बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा लिखी गई, पब्लिश इन 1817, इसको पब्लिश 1817 में किया गया, इन 2 वॉल्यूम्स, 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश करवाया गया, ऑफ 23 चैप्टर, और चैप्टर 23 चैप्टर में पब्लिश करवाया गया। इट इज ऑल्सो एन एक्सप्लेनेशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइट्री, या एक तरह से व्याख्या है और क्रिटिसिज्म, आलोचना भी है, किसकी? वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी थी पोइट्री की, उसकी आलोचना भी की गई है इसमें, और उसका एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या भी किया गया है। अब आगे है, अकॉर्डिंग टू अर्थर सिमॉन्स, अर्थर सिमॉन्स के अकॉर्डिंग, कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया इज, कॉलरिज की जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है, द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश, इंग्लिश का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक माना जाता है क्रिटिसिज्म का। ठीक है, फिर आगे है, रेने वेलक इज ऑफ द व्यू दैट, रेने वेलक का ऐसा मानना है, ऐसा व्यू है, ऐसा दृष्टिकोण है, दैट कॉलरिज इज ए लिंक, कि कॉलरिज एक लिंक है, लिंक इट मीन्स कड़ी है, बिटवीन किसके बीच में? जर्मन ट्रांसेंडेंटलिज्म, ट्रांसेंडेंटलिज्म इसको आप अलग अलग करके याद कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा वर्ड है, ट्रांसेंडेंटलिज्म। ठीक है, ट्रांसेंडेंटलिज्म जो है ये एक थ्योरी है जिसको कि इमैनुअल कांट के द्वारा लाया गया था। तो कॉलरिज जो है इसके कड़ी माने जाते हैं, किसके लिए? ट्रांसडेंटलिज्म एंड इंग्लिश रोमांटिसिज्म के बीच की कड़ी माने जाते हैं, किसके द्वारा? रेने वेलक के द्वारा। अब आगे है, आइए रिचर्ड कंसिडर्ड कॉलरिज, आइए रिचर्ड जो है कॉलरिज को मानते हैं एज द फोररनर, फोररनर इट मीन्स पूर्वज मानते हैं, ऑफ द मॉडर्न साइंस ऑफ सिमेंटिक्स, मॉडर्न साइंस ऑफ सिमेंटिक्स इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं अर्थ विज्ञान, ऐसा मतलब ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक बोल सकते हैं, भाषा की ऐसी शाखा जो कि मेनली मीनिंग से रिलेटेड हो, तो उसके पूर्वज के रूप में माने जाते हैं कॉलरिज, किसके अकॉर्डिंग? आइए रिचर्ड के अकॉर्डिंग। अब आगे है, कॉलरिज सेज दैट, कॉलरिज कहते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द पोएम, पोएम का जो सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, पीपल लोग होते हैं, एंड अदर ऑब्जेक्ट, और भी दूसरे जो ऑब्जेक्ट होते हैं पोएम के, शुड बी चूजन फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइफ, उसको ऑर्डिनरी लाइफ से, सामान्य जीवन से चूज करना चाहिए, लेना चाहिए। लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, और पोइट्री की जो भाषा होती है, शुड बी द लैंग्वेज ऑफ रियल लाइफ, वो रियल लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। अब आगे, इट शुड बी टेकन फ्रॉम द रस्टिक एंड विलेज लाइफ, इसको ग्रामीण, रस्टिक यानी भी देहाती होता है, तो नॉर्मल बहुत देहाती या ग्रामीण जीवन से लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, कॉलरिज के अकॉर्डिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोइट्री, 2 तरीके का पोइट्री होता है, पहला होता है नेचुरल पोइट्री और दूसरा होता है सुपर नेचुरल पोइट्री। अब आगे है, इन बायोग्राफिया लिटरेरिया में ही ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन, वो डिस्कस करते हैं किसके बीच के अंतर को? फैंसी एंड इमेजिनेशन के बीच के अंतर को, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन के बीच के डिफरेंस को, पोएटिक टैलेंट एंड पोएटिक जीनियस के बीच के अंतर को, एंड विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये चारों चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इन चारों को हम डिस्क्राइब किए हैं, बहुत छोटा छोटा सेक्शन में डिस्क्राइब किए हैं ताकि नोट ज़्यादा लंबा भी ना हो। अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, कॉलरिज के अकॉर्डिंग, फैंसी एंड इमेजिनेशन, चाहे फैंसी हो या इमेजिनेशन हो, आर 2, ये दोनों जो होता है 2 डिस्टिंक्ट, 2 अलग अलग एंड वाइडली डिफरेंट फैकल्टीज है। डिफरेंट फैकल्टीज इट मीन्स 2 तरह की अलग अलग पावर है, 2 अलग अलग शक्ति है। फैंसी मेयर, फैंसी जो मेयर इट मीन्स केवल जो होता है, फैंसी केवल, एजेंबल्स यानी इकट्ठा करता है, एंड जक्सटोपोजेस, और क्या करता है? जक्सटोपोजेस इट मीन्स तुलना करता है इमेजेस का, विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग देम, बिना किसी बदलाव के इमेजेस को, पिक्चर्स को क्या करता है? इकट्ठा करता है और उसकी तुलना करता है। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ इमेजिनेशन, हैज भी लिख सकते हो, इज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इमेजिनेशन हैज ए मॉडिफाइंग पावर, इमेजिनेशन के पास क्या होता है? मॉडिफाइंग पावर होता है, एंड इट कैन ट्रांसफॉर्म द इमेज, ये क्या कर सकता है? ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बदल देता है इमेज को इनटू ए न्यू होल एंटिटी। न्यू होल एंटिटी इट मीन्स एक नया रूप दे देता है, एक नया अस्तित्व, एक नया पदार्थ बना देता है, पोएम को रूपांतरित करके, पोएम को ट्रांसफॉर्म करके, क्योंकि इसके पास जो होता है, इमेजिनेशन के पास मॉडिफाइंग पावर होता है, इट मीन्स एक कलात्मक पावर होता है, किसी चीज को रचना करने की पावर होती है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके अपोजिट टू फैंसी के बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्रास्ट, इमेजिनेशन इज क्रिएटिव, इमेजिनेशन क्या होता है? वो क्रिएटिव होता है। अब आगे है प्राइमरी इमेजिनेशन, डिफाइंड एज, प्राइमरी इमेजिनेशन को
डिफाइन किया जाता है। द पावर ऑफ रिसीविंग इम्प्रेशन, मतलब ऐसी पावर, ऐसी शक्ति है जिसके थ्रू हम लोग रिसीव करते हैं इम्प्रेशन। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक प्रभाव को रिसीव करते हैं या एक छाप रिसीव करते हैं ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक्सटर्नल वर्ल्ड से कोई ना कोई प्रभाव रिसीव करते हैं थ्रू द सेंसेस। किसके थ्रू? सेंसेस के थ्रू, सच जैसे कि देख कर, साइट के थ्रू, टच करके किसी चीज़ को, स्मेल करके या सुन के। ये सब चीज़ प्राइमरी इमेजिनेशन में आता है जब हम ये सब चीज़ अपने सेंसेस के थ्रू रिसीव करते हैं। इट इज स्पॉन्टेनियस एक्ट, या स्पॉन्टेनियस एक्ट है, लगातार होने वाली एक्ट है, इस पर हम लोग का कंट्रोल नहीं है। अब आगे है सेकेंडरी इमेजिनेशन। सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है और द पोएटिक इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन को पोएटिक इमेजिनेशन भी कहा जाता है, मेक्स आर्टिस्टिक क्रिएशन पॉसिबल। इसकी वजह से क्या हो पाता है? आर्टिस्टिक यानी कलात्मक क्रिएशन, रचना पॉसिबल हो पाती है। इट इज़ मोर एक्टिव, यह ज़्यादा एक्टिव होती है। मोर रिजल्ट ऑफ वॉलिनेशन, वॉलिनेशन का रिजल्ट होता है, इट मीन्स परिणाम होता है इच्छा शक्ति का, इंसान के इरादे का परिणाम होता है। मोर कॉन्शियस यानी ज़्यादा जागरूक होता है, एंड बाकी मतलब प्राइमरी से ज़्यादा जागरूक होता है, एंड मोर वॉलेंटरी देन द प्राइमरी वन, प्राइमरी वन से ज़्यादा वॉलेंटरी भी होता है। वॉलेंटरी यानी वही हो गया जिसको हम लोग अपने इच्छा से करें, अपनी मर्जी से करें। फिर आगे है पोएटिक टैलेंट इज द स्किल, और पोएटिक टैलेंट की बात करें जो थर्ड था बायोग्राफी लिटरेरिया में जिसके बारे में बताया गया है। पोएटिक टैलेंट इज द स्किल, पोएटिक टैलेंट एक तरह का स्किल है एंड नॉलेज है, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग पोइट्री, जो कि रिक्वायर्ड किया जाता है, ग्रहण किया जाता है पोइट्री लिखने के लिए। इट कैन बी एक्वायर्ड एंड कल्टिवेटेड, या तो इसको ग्रहण किया जाता है या कल्टिवेटेड यानी परिश्रम करके या फिर मेहनत करके अर्जित किया जाता है, ठीक है, एफर्ट करके। पोएटिक जीनियस, और जो इसके अपोजिट है पोएटिक जीनियस, ये क्या होता है? सुपीरियर होता है पोएटिक टैलेंट से। अब आगे है इन द बायोग्राफिया लिटरेरियाज चैप्टर 14, बायोग्राफिया लिटरेरिया के चैप्टर 14 में कॉलरिज टॉक्ड अबाउट विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। कॉलरिज बात करते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के बारे में बात करते हैं। इट इज ए फॉर्मूला, या एक तरह का फॉर्मूला है, एक सूत्र है बोलते हैं, फॉर जस्टिफाइंग, जिसके थ्रू क्या किया जाता है? जस्टिफाई किया जाता है, मतलब अपनी बात को सही ठहराया जाता है। जस्टिफाई करना तो यही होता है। द यूज ऑफ फैंटेस्टिक और नॉन रियलिस्टिक एलिमेंट इन लिटरेचर, तो लिटरेचर में जो फैंटेस्टिक, इट मीन्स काल्पनिक चीज का, नॉन रियलिस्टिक चीज जो रियल ना हो, उसका यूज किया जाता है और उसको सही ठहराया जाता है। तो यही हो जाता है हम लोग का, ये क्या हो जाता है? यही फॉर्मूला हो जाता है विनिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का। हम लोग बायोग्राफी लिटरेरिया पढ़ लिए, अब लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग के पास कंटेंट नहीं होता है, क्योंकि लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर जो है ना, ये लेक्चर था एक तरह का, जो कि एस.टी. कॉलरिज अलग अलग जगहों पे दिए हुए थे, और उन्हीं कुछ लेक्चर्स को मतलब पब्लिश करवा दिया गया, और कुछ लेक्चर्स उसमें रह भी गया था, ठीक है। लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर आर टुक प्लेस बिटवीन अबाउट 1808 और एंड 1890। तो लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर जो है ना, वो जो लेक्चर्स दिए एस.टी. कॉलरिज शेक्सपियर के वो ऊपर, वो 1808 से 1819 के बीच दिए हैं। कॉलरिज फोकस्ड ऑन ए हैंडफुल ऑफ प्लेस, कुछ हैंडफुल यानी गिने चुने कुछ प्लेज लेते हैं कॉलरिज शेक्सपियर का, जिसपे फोकस करते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। कौन कौन सा? हैमलेट, द टेम्पेस्ट, रिचर्ड सेकंड, ओथेलो, रोमियो जूलियट, लव लेवर लॉस्ट एंड मैकबेथ, इन सब के बारे में डिस्कस किए हुए, बट हम मेंशन नहीं किए वरना नोट्स बहुत लंबा हो जाता। आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो। ही एडमायर्ड किंग लियर, वह किंग लियर की तारीफ करते हैं। एंटनी एंड क्लियोपाट्रा, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा भी जो शेक्सपियर का वर्क है, दोनों की तारीफ करते हैं। बट हेटेड मेजर फॉर मेजर, लेकिन हेट करते हैं मेजर फॉर मेजर को, नापसंद करते हैं। इन हिज लेक्चर्स कॉलरिज, अपने लेक्चर में जो कॉलरिज है, ऑफन कंपेयर्ड शेक्सपियर को कंपेयर करते हैं टू अदर राइटर, दूसरे राइटर से, सच है जैसे कि स्पेंसर से और मिल्टन से कंपेयर करते हैं। रेदर देन फाइंडिंग फॉल्ट विद शेक्सपियर में गलती ढूंढने के बदले, मतलब शेक्सपियर में गलती ढूंढने के बजाय, फॉर हिज लैक ऑफ अटेंशन, कि शेक्सपियर क्या किया? अटेंशन नहीं दिए हुए, ध्यान नहीं दिए हुए हैं, टू द क्लासिकल यूनिटीज पे, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज है, क्लासिकल यूनिटीज पे शेक्सपियर अपने वर्क में ध्यान नहीं दे देते हैं। क्लासिकल यूनिटीज क्या होता है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। एरिस्टोटल जो है ना, एक थ्योरी दिए थे, उस थ्योरी के, एरिस्टोटल की पोएटिक्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है? यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, ये तीनों जरूरी होना चाहिए किसी भी प्ले के लिए, ठीक है। लेकिन शेक्सपियर इस चीज को फॉलो नहीं करते थे, तो इस चीज के लिए कॉलरिज शेक्सपियर की कभी बुराई नहीं की है, इस चीज को कभी गलत नहीं बताए। कॉलरिज सजेस्ट, बल्कि कॉलरिज क्या सजेस्ट करते हैं? शेक्सपियर्स प्लेस, शेक्सपियर का जो प्लेस है ना, हैड देयर ऑन ऑर्गेनिक रेगुलरिटी, उसकी अपनी एक अलग ऑर्गेनिक, खुद की एक अलग उसकी पहचान है, वो अलग तरीके का प्ले है, ठीक है। ये कॉलरिज कहते हैं। अब आगे कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। दस इस प्रकार इट इज ओनली इन द 20th सेंचुरी, कि यह सिर्फ 20th सेंचुरी है, दैट कॉलरिज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसमें कि कॉलरिज के लिटरेरी क्रिटिसिज्म को हैज बीन ट्रूली अंडरस्टूड, कि कॉलरिज के लिटरेरी क्रिटिसिज्म को अच्छे से समझा गया, एंड
और रिकॉग्नाइजेशन एंड एप्रिसिएशन हैव फॉलोड, और उनके लिटरेरी क्रिटिसिज्म को रिकॉग्नाइजेशन इट मीन्स पहचान मिली, अप्रिसिएशन मिला, तारीफ किया गया, ठीक है। फिर आगे टुडे, तो ये टुडे वाला लाइन नीचे लिख रखे क्योंकि ये थोड़ा गंदा हो गया था कट करने की वजह से। टुडे सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो आज की डेट में जो सैमुअल टेलर कॉलरिज हैं, जिनको कि अभी तक हम लोग एसटी कॉलरिज बोल रहे थे, रेपुटेशन, उनकी जो रेपुटेशन है स्टैंड्स वेरी हाई, इट मीन्स वो बहुत ऊंची है, बहुत ज़्यादा है। एंड मैनी क्रिटिक्स, और ढेर सारे जो आलोचक है, आर कंसिडर्ड, वो मानते हैं कॉलरिज को ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का एक सोर्स मानते हैं। एंड इल्यूमिनेशन इट मीन्स जो आपको पथ प्रदर्शित करे, रोशनी दिखाए कि किधर जाना है। तो बहुत सारे क्रिटिक्स क्या मानते हैं, कॉलरिज को एक इंस्पिरेशन मानते हैं अपनी आज के डेट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आप लोग को समझ में आ गया, आप लोग के सिलेबस का है ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।